दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो यूपी बिहार एमपी बोर्ड सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के पार्ट 1 नहीं पूरे बुक से 49 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का लाइव टेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस लाइव टेस्ट को आप पूरे अंत तक देखना। ये सभी प्रश्न 2019 में आ चुके हैं, क्योंकि आपके पेपर में 7 सेट होते हैं तो एक सेट में टोटल 7 क्वेश्चन, तो 7 × 7 करोगे 49 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आप 2 से 3 महीने के बाद आप 10th पास करके 11th में चले जाओगे और 12 के स्टूडेंट आगे की पढ़ाई करेंगे, जो आपके भविष्य की पढ़ाई होगी। क्योंकि 12 के बाद जितनी पढ़ाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका करियर डिसाइड करता है। तो इसी के लिए बेसिकली शुभम क्लासेस और अनअकैडमी मिल के लिए आपके लिए लॉन्च किया करियर क्वेस्ट। ये डेट आप याद कर लो, 28-29 नवंबर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये भी नहीं देना। अगर किसी जरूरी थोड़ी है सभी इंजीनियर या डॉक्टर ही बने, किसी का इंटरेस्ट होगा जर्नलिज्म में, फिल्म में, एडवर्टाइजिंग में, या फिर किसी का इंटरेस्ट होगा कोई आर्मी में जाना चाहता है, या फिर कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, तो ये इस बेसिकली इस करियर क्वेस्ट में यही होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पहचान लोगे तो आप उस फील्ड में बहुत ही आगे निकल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक से इस करियर क्वेस्ट को आप अटेंड करो। 1 रुपये भी आप फीस नहीं देनी है, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इनरोल कर 28 और 29 नवंबर को सुबह 10 से 5 आप बिल्कुल फ्री में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लाइव टेस्ट को शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का होम क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 19 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो हर साल जो है आपके टोटल 7 सेट बनते हैं और एक सेट में आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के जो है आपके 42 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और खासकर बिहार बोर्ड में तो सबसे 50% क्वेश्चन जो है लगभग बहुविकल्पीय होता है, तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट नंबर 1, ठीक है, 2019 का। तो 2019 के अगर सेट नंबर 1 की हम बात करें तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए, पहला प्रोटॉन है, दूसरा मेसान है, तीसरा न्यूट्रिनो और चौथा अल्फा कण। तो जो आपका मूल कण नहीं है स्टूडेंट वो है अल्फा कण। ठीक है, तो अल्फा कण आपका मूल कण नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4। दूसरा, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तब। तो ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में स्टूडेंट हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि tan अल्फा इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, जहाँ पे sin IC क्या है क्रांतिक कोण, अब क्रांतिक कोण आपका यहाँ पे बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा sin बीटा इक्वल टू 1/sin बीटा इक्वल टू होगा tan अल्फा। ऐसा कहीं पर है नहीं है, तो अगर हम sin अल्फा को इधर sin को इधर करें तो इधर आ जाएगा 1/tan। ठीक है, तो 1/tan का हो जाएगा मतलब कि cot, यानी cot अल्फा इक्वल टू sin बीटा है कहीं। जी हाँ बिल्कुल, cot अल्फा इक्वल टू sin बीटा यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर पूरे व्हीटस्टोन सेतु की बात करें, पूरे व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिरोध अगर आपसे पूछता तो प्रतिरोध जो है आपका R होगा, लेकिन कह रहा है कि बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध, यानी बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच का कुल प्रतिरोध जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः दिए गए। धारा I बराबर दिया है 2 sin ωt और वोल्टेज V इक्वल टू दे दिया है 5 cos ωt। ठीक है, परिपथ में शक्ति 6 यानी P आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो P आपका कितना होगा, P इक्वल टू क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका P इक्वल टू होता है VI cos थीटा, P इक्वल टू VI cos थीटा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं साइन और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो 90 डिग्री का। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो P इक्वल टू 0, यानी कि परिपथ में ऊर्जा शक्ति कितनी है 0। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश किरण की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान, ठीक है। तो खींचे गए ग्राफ की जो ढलान होती है स्टूडेंट, वो E/h होता है, ठीक है। कितना होता है? E/h होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त की गई, ठीक है। 2He4 + ZXa गिव्स आउट Z+2 Ya+3 + W कण। तो W का मान क्या होगा? यानी आपसे पूछ रहा है W किस कण का होगा, कौन सा कण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें ये पता होना चाहिए ना, खैर अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया नहीं है, ये नाभिक का क्वेश्चन है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि क्या निकलने से परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, कौन सा कण ऐसा है जिसके निकलने से परमाणु क्रमांक में जो है आपके वृद्धि होती है, तो वो आपका है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यानी W जो है आपका न्यूट्रॉन होगा। इसको हम चैप्टर नंबर 13 जब आपका पढ़ाएंगे, हालांकि वही इस समय जो है हमको पढ़ाना है, तो वहाँ पे इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए तो सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 2 पर। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है, तो केंद्र पर विभव कितना होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोई भी इस तरीके से हमारा धातु का खोखला गोला है, इसके सतह पर इस प्रकार से जो है आवेशित है, इस प्रकार से चार्ज है, और पूछ रहा है इसके केंद्र पर कितना विभव होगा, ठीक है। तो केंद्र पर विभव का मान कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल। कोई तो स्टूडेंट जो तल पर इसके केंद्र पर इसके विभव होगा, वही इसके तल पर विभव होगा, यानी कि 10 वोल्ट अगर तल पर विभव है, तो 10 वोल्ट जो है इसके केंद्र पर विभव होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया, यानी 24 ओम का आपका प्रतिरोध था, उसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया, यानी 24 को 3 पार्ट में कर दिया गया, 8 8 8, ठीक है, 8 त्रिक 24। इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है कि किसी दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसको ध्यान से कैसे मोड़ा गया है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको जो है मोड़ दिया गया। तो आपसे पूछ रहा किसी दो किनारों का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा 16/3। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, इस तरीके के जो प्रतिरोध हैं ये हमारे श्रेणी क्रम में बन जाएंगे, ठीक है, और ये हमारा समांतर क्रम में। मान लेते हैं इसके, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये भी, इसके सिरों के बीच हमें प्रतिरोध निकालना। तो ये आपका 8 है, ये भी आपका 8 8 16 हो गया, ठीक है। अब 16 और 8 समांतर में, तो यानी 1/8 और प्लस 1/16। अब आप एलसीएम अगर लें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 1 3, यानी 1/r = कितना हो जाएगा, 3/16। तो इम्प्लाइज करेगा r बराबर कितना हो जाएगा, 16/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेनरी/मीटर किसका मात्रक है। तो हेनरी/मीटर जो है ये आपके चुंबकशीलता का मात्रक है। किसका मात्रक है, चुंबकशीलता का, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाभिक के विखंडन में 3.2 × 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है, कि जो चैप्टर नंबर 13 अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है। हालांकि जो है ऑप्शन हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है आप जब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे तब आप अच्छे से इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर अभी हम बताते भी हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर 1 होगा करेक्ट, ठीक है। 5 × 10⁻14 इतने नाभिक प्रति सेकंड आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, तो भाई देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या नहीं उत्सर्जित करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक। हालांकि हीलियम नाभिक यानी कि अल्फा कण ये तो उत्सर्जित होते ही होते हैं, ठीक है। गामा किरणें जो है नहीं उत्सर्जित होती, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन m आवेश एक लक्ष्य से टकराता है। टकराने के बाद उसकी अधिकतम चाल क्या होगी? तो टकराने के बाद जो उसकी अधिकतम चाल होगी स्टूडेंट, वो आपकी हो जाएगी √2eV/m, 2eV/m, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए, सेट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है, ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि EMF इक्वल टू दिया है आपका 20 वोल्ट। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो होगा, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी कि हमको एल का मान निकालना है। तो एल का तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, 62.5 मिली हेनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/-2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट के अंदर 1/√, ठीक है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होती है आपकी क्या? लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? 2 वाला होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो वैद्युत प्रतिरोध जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 500 ओम। कितना है? 500। तो जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का, बिल्कुल वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। तो इसका व्युत्क्रम करके देखो कितना आंसर आएगा। आंसर नंबर आपका 4 सही होगा, ठीक है। 1/500 करके देखो कितना आंसर आता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर होगा 4। रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या चीज़ नहीं उत्सर्जित करता है? इसको हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अल्फा कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है, कौन नहीं उत्सर्जित करता है? प्रोटॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कण, ठीक है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है? तो भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और आपके अल्फा कण है, सब एक ही वेग से गतिमान है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली वाला होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, यानी बहुत कम चुंबकित होता है। तो ऐसा गुण किस में आता है? तो ऐसा गुण जो स्टूडेंट है वो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेट है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है स्टूडेंट? वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वोल्ट बटे मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो भाई देखिए, बेलनाकार कोई चालक है, उसमें विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किन बातों पर निर्भर करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ताप पर, दूसरा है आपका पदार्थ पर, तीसरा अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका गुणनफल ना तो आपके ताप पर निर्भर करता है, ना पदार्थ पर, ना ही अनुप्रस्थ काट प्रच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, समय टी की बीमा है, समय टी बीमा नहीं है। तो इसमें से टी किसकी बीमा नहीं है? इसमें से 3 चीज़ें आपकी ऐसी है कि जिसका आप बीमा कैलकुलेट करेंगे तो टी ही निकल के आएगा, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है कि जिसकी बीमा आप अगर कैलकुलेट करें तो टी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। बीमा निकालना मैंने आपको बता दिया है। एल का मात्रक क्या होता है, मात्रक के अकॉर्डिंग आप बीमा निकालेंगे, ठीक है। हर एक इसकी बीमा निकालिए, इसकी बीमा और इसकी सबकी बीमा आप निकाल लीजिए, देखिए कितनी आएगी। तो सबकी बीमा अगर आप इन तीनों की बीमा निकालते हैं, इन तीनों की बीमा जो है कितनी आएगी? टी आएगी। जो टी नहीं आएगी वो इसकी बीमा है, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 R/C। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में प्रदर्शित अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, ठीक है।
ये हमारी आपतित प्रकाश किरण है जो इस तरीके से आ रही है, ठीक। फिर कह रहा कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण कितना होगा, तो इसका क्रांतिक कोण पूछ रहा है। तो भाई देखिए क्रांतिक कोण, हमने क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको बताई थी कि क्रांतिक कोण वह कोण है कि जिस पर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन जब परावर्तित होकर जो प्रकाश किरण जाती है वो क्या होती है, अभिलंब के साथ 90 अंश के कोण पर जाती है, ठीक है। परावर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश, यानी वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो अब यही यहाँ पे देखना है कि वो क्रांतिक कोण आपका कितना होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ध्यान से समझते हैं इस बात को। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का मतलब ये जो प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही, ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आया है कि ये जो परावर्तन किरण है ये बिल्कुल ऐसे चला जाए, यानी ये डॉट डॉट आपका अभिलंब है, ठीक है, डॉटेड वाला आपका क्या है, अभिलंब है, तो यानी परावर्तन कोण कुछ परावर्तित किरण कुछ इस प्रकार से जाए। तो इसके लिए देख रहे हैं 45 अंश से कम, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी आपकी, 45 से कम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होता है, कब होता है, ठीक है। तो इसके लिए कई ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संधि डायोड अग्र अभिनत में हो, हालांकि जो है इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किसी भी बात पर ये डिपेंड नहीं है। जितनी चीज़ें यहाँ ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, यदि संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में हो, यदि संधि डायोड अभिनत यानी अनवेस्ट हो, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसी में से नहीं है। आंसर नंबर आपका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है, तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति जो है वो कहाँ पर सिद्ध होती है, केवल और केवल परावर्तन के द्वारा ही सिद्ध होती है, यानी आंसर नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सेट की तरफ सेट नंबर 5 है आपका। पीएन संधि डायोड की अक्षय प्रति में होते हैं, तो पीएन संधि डायोड की अक्षय प्रति में ना तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, अक्षय प्रति की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका संधि डायोड है, इधर हो गया पी, इधर हो गया एन, तो कोटर जो है आपके इधर होंगे, ठीक है, इधर आपके क्या होंगे, कोटर होंगे, और इधर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बात कर रहा हूँ अक्षय प्रति की, तो अक्षय प्रति पे ना तो आपके इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकाश जो है आपका विचलित होता है, ये हर कोई जानता है, बैगनी रंग का प्रकाश जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि दूरी के अनुक्रमानुपाती किसमें होती है, बिंदु आवेश के कारण, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें तब, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अनंत आवेश की समतल चादर के कारण, ठीक है, या फिर रेखीय आवेशित तार के कारण। तो अनंत लंबाई की कोई समतल चादर है, अगर आप उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो जो ई होगा वो ई प्रोपोर्शनल होगा आर के, ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर बराबर दिया है 100 ओम, एक्सएल बराबर दिया है आपका 300 ओम तथा एक्सी बराबर दिया है 200 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित का विद्युत वाहक बल तथा धारा में कलांतर आपसे पूछा है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल और जो धारा में आपका कलांतर आएगा स्टूडेंट, वो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 45 अंश आएगा, ठीक है। इसको आप कहाँ से निकालेंगे, आपको याद होगा प्रत्यावर्ती धारा में हमने आपको पढ़ाया था LCR, ठीक है, वहीं से इसकी वैल्यू निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, पहला ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो जो डोमेन होते हैं स्टूडेंट वो आपके लौह चुंबकीय पदार्थों में ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है वो आपकी अनुप्रस्थ होती है, कैसे होती है, अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन सेट की तरफ। सेट नंबर 6 है ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर क्या संकेत करता है, तो वो जो ट्रांजिस्टर के ऊपर स्टूडेंट उत्सर्जक पर तीर लगता है वो क्या संकेत करता है, तो वो जो है धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा को शो करता है, ठीक है, क्या शो करता है, धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। किस प्रकाश के लिए जो है आपकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? नीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले या लाल, किसके लिए होती है स्टूडेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लाल रंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L और R क्रमशः प्रेरक और प्रतिरोध हैं तो L/R का मात्रक होगा। तो L/R का जो मात्रक होगा स्टूडेंट वो आपका सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने वाला कौन सा है स्टूडेंट? तो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने वाला आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? जिसके कारण चुंबक मतलब वो जो है वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बहुत कम चुंबकित होते हैं और उसके विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में होने का मतलब क्या? उसका विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 केल्विन ताप पर, इसको ओके मत पढ़ना, ठीक है ये स्टूडेंट, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 0 केल्विन। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, तो 0 केल्विन ताप पर जो है आपका शुद्ध अर्धचालक क्या है स्टूडेंट? तो शुद्ध अर्धचालक जो है आपका वो क्या है? विद्युत रोधी है। अगर कोई भी अर्धचालक का टेम्परेचर हम 0 केल्विन कर दें तो वो कुचालक की तरीके से बिहेव करने लगेगा, यानी कोई भी बॉन्ड उसमें टूटेगा नहीं, और जब कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं तो फिर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को टकराएगा नहीं और धारा का प्रवाह होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो इसमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? जूल/कूलाम आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। W/Q ये विभव का मात्रक है। ठीक है, क्योंकि देखो विभव V हो जाएगा W/Q, और W का मात्रक होगा जूल, Q का मात्रक होगा कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट सेट है लास्ट वाला। ठीक है, सेट नंबर, चलिए सेट नंबर 7 है, यदि E तथा H क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं तो E/H का मात्रक होगा। तो E/H का मात्रक स्टूडेंट आपका होगा ओम। ठीक है, क्या होगा? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर आपके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, धारावाही अगर कोई चालक तार है तो उसके चारों ओर क्या चीज़ आपका उत्पन्न होता है? एक सेकंड, सॉरी स्टूडेंट, धारावाही चालक के चारों ओर केवल और केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब आवेश गति करता है तब वहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। ठीक है, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बिंदु आवेश पर विद्युत विभव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो लगने वाला बल जो है किस पर डिपेंड करता है? F प्रोपोर्शनल, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो, क्योंकि P/R³ होता है, तो यानी F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R⁻। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। θc। ठीक है, C का मतलब होता है क्रांतिक कोण, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, tan इनवर्स 3/4। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष होगा। तो यहाँ से आपको अपवर्तनांक पूछा है स्टूडेंट, तो अपवर्तनांक जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। कैसे होगा? चलिए ध्यान से इसको भी देख लीजिए कैसे होगा। ठीक है, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए इस तरीके से, इसमें ये कोण थीटा लीजिए, tan इनवर्स है तो ये आपका हो जाए tan थीटा बराबर हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, और अपवर्तनांक जो होता है sin IC कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये कर्ण आपका कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c, 1/sin c ये आपका n होता है। ठीक है, तो जब 5 बटे लंब बटे कर्ण यानी 5 नीचे हो जाएगा, तो 1/, करोगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे देखो 1/sin IC = n, और sin IC की वैल्यू कितनी? 1/3/5, 5 चला जाएगा ऊपर तो 5/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट है। लास्ट है, एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए शक्ति प्रवर्धन AP तथा वोल्टेज प्रवर्धन AB हो तो धारा प्रवर्धन होगा। तो धारा प्रवर्धन जो हो जाएगा वो AP/AB। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके ये
2019 के सातों सेट का जो है बहुविकल्पीय का सलूशन था। अब इसी तरीके से हर एक ईयर में जो भी आपके सेट बने हुए हैं 2018, 2017, ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्रम वाइज हर एक ईयर के जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सारी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जितने भी लोग या जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।